हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले डी शटरिंग के बारे में। तो एज ए साइट इंजीनियर जब भी आपका एक स्लैब कास्ट होता है तो आपके माइंड में ये सवाल आया ही होगा कि हमें डी शटरिंग कभी करना चाहिए। मतलब एक दिन बाद करना चाहिए या 3 दिन बाद या 7 दिन बाद। तो ये कैसा डिसाइड किया जाता है कि हमें डी शटरिंग कभी करना चाहिए। तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं IS 456 में 11.3.1 क्लॉज। देखोगे अगर आप तो उसका टेबल में यहाँ पे लगा देता हूँ, वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कॉलम के लिए इन्होंने दिया है कि 16 से 24 घंटे बाद आप फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकते हो। स्लैब के लिए 3 दिन बाद कर सकते हो, आपको लेकिन यहाँ पे बैक प्रॉपिंग करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया आया कहाँ से कि 16 घंटे बाद करना है, 3 दिन बाद करना है, 7 दिन बाद करना है। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप आज की जमाने की बात करेंगे तो अभी हम एल्यूमिनियम शटरिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम 2-2 दिन में डी शटर कर देते हैं स्लैब को। उसके बाद हमारा जो टाइमलाइन हो गया है प्रोजेक्ट्स का, इतना कॉम्पैक्ट हो गया है कि हमें कम से कम वक्त में जो प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप ये फॉलो करते बैठोगे तो आपका स्लैब साइकिल तो बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि स्लैब साइकिल को रिड्यूस करना है जितना हो सके। मतलब कि जितना हो सके आपको जो शटरिंग को रीयूज करना है ऊपर के स्लैब में जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों इसी वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा मैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है 3 दिन का 7 डेज का आया कहाँ से, और इसी कॉन्सेप्ट के जरिए आप एज ए साइट इंजीनियर खुद डिसीजन ले पाओगे साइट पे कि अभी यस मुझे डी शटरिंग इस स्लैब की कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जो स्लैब साइकिल है वो कम भी हो जाएगा, टाइम की भी आपकी बचत हो जाएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं। जब भी आप फॉर्मवर्क करते हैं उसका रीजन क्या होता है, हमें जो वेट कॉन्क्रीट उसके ऊपर आने वाला है उसको सपोर्ट देना होता है, क्योंकि उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो खुद का वेट संभाल पाए। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कभी आ जाती है 28 दिनों के बाद। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको 28 दिन के बाद में आपको फॉर्मवर्क निकालना पड़ेगा। और अगर आप 28 दिन के बाद फॉर्मवर्क निकालने जाओगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सेट रहना चाहिए जो आप अगले स्लैब के लिए यूज कर पाओ। अगर आपको 3 दिन में अगला स्लैब का शटरिंग चालू करना है तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से एक सेट लेकर आना पड़ेगा शटरिंग का। तो उसका वो एक्स्ट्रा पेमेंट मांगेगा, फिर जो क्लाइंट होगा उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो ये एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। हमें क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट्स है एज पर द कोड एज पर द स्टैंडर्ड वो फॉलो भी करना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, टाइम को भी सेव करना है, हमारा स्लैब साइकिल को भी रिड्यूस करना है। तो जैसे कि आप जानते होंगे आजकल जो सीमेंट इतना एडवांस्ड हो गया है, ऑलमोस्ट हमें 70% स्ट्रेंथ मिल जाती है 3 दिन के अंदर कंक्रीट की। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे इतना रिसर्च होता जा रहा है दिन पे दिन, तो जिससे कि हमें ये इस तरह का सीमेंट मिल पा रहा है। तो 3 दिन में जब हमें 70% स्ट्रेंथ मिल रही है तो क्यों ना हम इसे यूटिलाइज कर सके, ताकि हम जल्दी से जल्दी फॉर्मवर्क को निकाल पाए और ऊपर वाले स्लैब में हम यूज कर पाए। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोड्स है जो आपने जो स्लैब कास्ट किया उसके ऊपर आने वाला है। सपोज आपने एक स्लैब कास्ट किया, 2nd फ्लोर का स्लैब आपने कास्ट किया, आपको अभी 3rd फ्लोर का स्लैब कास्ट करना है। तो 2nd फ्लोर वाला जो स्लैब आपने कास्ट किया उसको 28 दिन तो हुए नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी अचीव हुई नहीं है, लेकिन उस पर लोड कौन सा आएगा, उसका खुद का जो सेल्फ वेट होगा वो होगा। दूसरा लोड जो होगा कंस्ट्रक्शन का लोड होगा, मतलब जो मशीनरी होगी या लेबर मूवमेंट होगा, लाइव लोड वो आएगा। तीसरा लोड जो आएगा जो शटरिंग वगैरह आप जो ऊपर वाले तीसरे स्लैब की जो कास्ट करोगे उसकी शटरिंग का लोड आएगा, प्लस चौथा लोड जो होगा जो वेट कंक्रीट आप उस फॉर्मवर्क के अंदर डालोगे तीसरे स्लैब के, उसका लोड आएगा। तो जब आप डी शटर कर रहे होगे तो आपको ये पूरा लोड तो कंसिडर करना नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, सपोज अभी आपने स्लैब कास्ट कर लिया 2nd वाला, उसके बाद में आप 2 या 3 दिन बाद आप क्या करोगे, कॉलम कास्ट करोगे, उसके बाद बीम बॉटम वगैरह लगाओगे, ठीक है। लेकिन इन 3 दिनों में 70% आपकी स्ट्रेंथ तो अचीव हो जाती है, लेकिन लोड कितना होगा उसके ऊपर, सिर्फ उसका सेल्फ वेट होगा और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का लोड होगा। तो उतना लोड तो आपका 70% स्ट्रेंथ पे तो ले पाएगा। तो हमें पूरा स्ट्रेंथ अचीव होने तक रुकने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मुझे कितनी स्ट्रेंथ कंक्रीट की चाहिए जिसपे कि मैं उसे डी शटर कर पाऊँ। तो यहाँ पे अगेन आपको और 4 चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है उसका डिजाइन लोड, दूसरा है उसका कंस्ट्रक्शन लोड जो मैंने बताया, जो उसका सेल्फ वेट प्लस ऊपर जो लाइव लोड होगा वो। फिर उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो कि आपको पता होगी, जैसे M30 का कंक्रीट है तो उसकी 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद में एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो अचीव हो चुकी है, मतलब जो एक्चुअल स्लैब की जो स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ रिमूवल वो आपकी अचीव हो गई है, वो आपको पता होना चाहिए। अब वो कैसा पता होगी, आपके पास क्यूब होंगे, ठीक है। अगर आपको जल्दी से जल्दी कास्ट करके उसको डी शटर करना है तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट एक 3 दिन पे क्यूब का टेस्ट करोगे, फिर 7 दिन पे करोगे, फिर 21 दिन पे करोगे, फिर 28 दिन पे, इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्यूब बना के रख लेना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी एक
क्यूब का सेट टेस्ट कर लो, आपको आके उस पर मालूम पड़ जाएगा मेरी स्ट्रेंथ कितनी अचीव हो गई है। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्मूला, इसमें मैंने 3 चीज लिया है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिया हूँ मैंने, फिर मैंने लिया हूँ लोड जो सर्विस के टाइम पे आने वाला है, और वो लोड लिया हूँ जो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर आने वाला है। तो सपोज अगर मेरा M30 का कॉन्क्रीट है तो मैं लूंगा 30 मल्टीप्लाइड बाय रेशियो बना लूंगा कंस्ट्रक्शन लोड वर्सेस सर्विस लोड का। तो अगर मेरा कंस्ट्रक्शन लोड अगर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है और मेरा सर्विस लोड है अगर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो मैं इस फॉर्मूला में अगर सब चीज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे स्ट्रेंथ मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ रिमूवल 18 MPa। यानी कि अगर आपका M30 का कॉन्क्रीट है लेकिन आपकी स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज 18 MPa आपको मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप स्लैब को डीशटर कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मतलब क्या लोड है उसके ऊपर, उसका जो सेल्फ वेट है वो है, और दूसरा जो है उसका ऊपर जो कंस्ट्रक्शन लोड है यानी कि जो लाइव लोड वर्कर्स का और इक्विपमेंट का वो है, ज्यादा कुछ तो उसके ऊपर है नहीं। हाँ, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगला जब स्लैब आएगा ऊपर का उसका लोड बहुत ही ज्यादा होने वाला है। मतलब जो शटरिंग का लोड भी आएगा और जो ऊपर जो वेट कॉन्क्रीट उसके ऊपर आने वाला है उसका लोड भी आने वाला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप नीचे से स्लैब को सपोर्ट दो। आपका सेकंड स्लैब में बात कर रहा था उसको आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोर्ट क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अभी 28 दिन पूरा हुए नहीं है, स्ट्रेंथ पूरी अचीव नहीं हुई है, और लोड ऊपर जो आने वाला है वेट कॉन्क्रीट का और शटरिंग वगैरह का बहुत ही ज्यादा आने वाला है। इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बैक क्रॉपिंग देना पड़ेगा। बैक क्रॉपिंग मतलब कि आपने शटरिंग रिमूव कर दिया, वापस से प्रॉप को लगा दिया, इसको बोलते हैं बैक क्रॉपिंग। अब प्रॉपिंग स्कीम भी आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपिंग स्कीम मतलब क्या हो जाता है कि हमें कितने % ऑफ द प्रॉप्स यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने प्रॉप थे वापस उतने लगा दिए, क्यों, जरूरत तो है नहीं। 70% स्ट्रेंथ तो मेरी अचीव हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपका जो स्लैब ऊपर वाला कास्ट हो रहा है उस पर क्या हो गया, 100% प्रॉप हो गया, मतलब अभी तो सपोर्ट है पूरा वहां पे। उसके बाद में जो सेकंड फ्लोर आपका जो कास्ट हो चुका है जस्ट, उसमें आपको रखना है 70% ऑफ द प्रॉप्स। मतलब अगर वहां पे अगर 200 के आसपास प्रॉप है, वहां पे आपको रिमेनिंग 150 वहां पे वापस से बैक प्रॉपिंग लगा देना है। उसके बाद में जो नीचे वाला स्लैब है वहां पर भी आपको प्रॉप देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, अगर सपोज आपको जो सेकंड फ्लोर के नीचे वाला स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है, उसकी स्ट्रेंथ अगर 100% अचीव हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे रीप्रॉपिंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा फास्ट है, आप मतलब एवरी 8 डेज में 9 डेज में आपका स्लैब कास्ट होते जा रहा है, तो हो सकता है कि जो नीचे वाला स्लैब है सबसे, उसकी भी स्ट्रेंथ 100% अचीव ना हुई हो। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट जो नीचे वाला एकदम स्लैब है उसकी 80 to 90% अचीव हो गई होगी स्ट्रेंथ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम नीचे वाला जो होगा उसको 50% प्रॉपिंग देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एनिमेशन में साइड में आप देख सकते हो, मैं दिखा दूंगा आपको। तो आई होप ये आपको समझा रहेगा। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप डीशटर कर रहे हो स्लैब को, या फिर वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बीम भी हो सकती है या फिर कैंटिलीवर स्लैब भी हो सकता है, बस आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप डीशटर कर रहे हो तो देखो कि कितनी स्ट्रेंथ अचीव हो गई है कॉन्क्रीट की, और उस स्ट्रेंथ के अगेंस्ट उसके ऊपर लोड कितना है, डेड लोड जो उसका सेल्फ वेट है वो, प्लस जो कंस्ट्रक्शन लोड है उसके ऊपर वो कितना है, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको कोई भी टाइप का स्लैब मिल जाए, कोई भी टाइप की बिल्डिंग मिल जाए, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, कुछ भी हो जाए, आप इजीली इस मेथड से आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं 1 दिन या 2 दिन में डीशटर करने की, तो उसके लिए भी आपके पास एक आइडिया है। वहां पर आप क्या कर सकते हो, अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेंथ बहुत जल्दी अचीव हो जाती है कॉन्क्रीट की, क्योंकि उसके अंदर सीमेंट उस तरह का यूज किया गया। ऑलमोस्ट 70% स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है 1.5 दिनों के अंदर। मतलब आप सेकेंड डे इमीडिएटली डी शटरिंग कर सकते हो, ताकि आप थर्ड डे में ऊपर का जो स्लैब होगा उसकी शटरिंग कर पाओगे। तो जनरली ये हम लोग कन्वेंशनल मेथड में नहीं यूज करते, क्योंकि हमें पहले कॉलम कास्ट करना पड़ता है। जहां आपका एल्यूमिनियम शटरिंग आती है वहां पर आप इस तरीके से एक अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज करके आपका टाइम की बचत जो है कर पाओगे। आई होप ये आपको डिटेल में पूरा समझा रहेगा। फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अब तक देख रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।